तो नमस्कार दोस्तों। मैं शिवाजी राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदी कक्षा में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्रगतिवाद के बारे में, जो हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा वाद के रूप में या सिद्धांत के रूप में दिखाई देता है। तो प्रगतिवाद की शुरुआत विशेषकर भारत में उसकी शुरुआत होती है 1936 से लेकर 1943 तक का जो समय था, उसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रगतिवाद से जानते हैं। तो प्रगतिवाद की विशेषता क्या है? प्रगतिवाद की विशेषताएं प्रगतिवाद की विशेषताएं तो बहुत सारी है। तो उससे पूर्व हमें प्रगतिवाद का अर्थ को समझना जरूरी है। देखिए, तो प्रगतिवाद का अर्थ हम दो रूपों में देखते हैं। एक अर्थ सामान्य अर्थ और दूसरा विशेष अर्थ। सामान्य अर्थ में अगर प्रगतिवाद के बारे में हम देखें तो प्रगति का अर्थ है आगे बढ़ना, वाद का अर्थ है सिद्धांत। विशेष अर्थ में अगर हम देखें तो प्राचीन से लेकर नवीन की ओर जाना ही प्रगतिवाद है, और आदर्श से यथार्थ की ओर जाना ही प्रगतिवाद है। पूंजीवादी से समाजवाद की ओर, रूढ़ियों से स्वच्छंद जीवन की ओर, उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की ओर तथा शांति से क्रांति की ओर बढ़ना ही प्रगतिवाद है। यह प्रगतिवाद की विशेषता है, अर्थ में हमें दिखाई देती है। तो प्रगतिवाद की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो प्रगतिवाद की शुरुआत सबसे पहले 1934 में सोवियत लीग संघ की स्थापना से इसकी शुरुआत होती है, और इसके जो मुख्य अध्यक्ष थे गोर्की थे। और भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 में इंग्लैंड के राजधानी लंदन में होती है, और इसके जो कर्ता धर्ता थे वह मुल्कराज आनंद तथा उनके साथी सज्जाद जाहिर के नेतृत्व में इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना को हम देखते हैं। तो भारत के सरजमी पर प्रगतिशील लेखकों की एक बैठक होती है लखनऊ में, जिसका नेतृत्व या उस बैठक के मुख्य अध्यक्ष के रूप में प्रेमचंद जी काम करते हैं 1936 में। तो 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अधिवेशन की शुरुआत हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखेंगे प्रगतिवाद की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रगतिशील लेखक मार्क्सवाद में विश्वास रखते हैं। यह एक विशेषता है। मार्क्सवाद में विश्वास, प्रगतिवाद चिंतन मार्क्सवादी है। प्रगतिवादी कवि साम्यवाद के आदर्श में पूरा विश्वास रखते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था हिंसक क्रांति के साथ समाप्त होगी, जिसके परिणाम स्वरूप पहले समाजवादी तथा अंततः साम्यवादी व्यवस्था आएगी, जिसमें कोई शोषक शोषित नहीं होगा। ये कवि सोवियत संघ में क्रांति को फैलाने वाले मजदूर सेना को आदर की भाव से देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो साम्यवाद था, या मार्क्स के सिद्धांत में प्रगतिशील लेखक बहुत ही विश्वास करते हैं। और मजदूर सेना जो थी रशिया में 1917 में, हम देखते हैं कि एक क्रांति होती है। वहाँ के जो राजा थे निकोलो झार्स के खिलाफ वहाँ की क्रांतिकारी सेना या मजदूर सेना, किसान वर्ग लेनिन के नेतृत्व में क्रांति करते हैं, जिसे हम रशिया की क्रांति से या सोवियत क्रांति से जानते हैं। देखिए, उस क्रांति में बहुत सारे मजदूर लोग, किसान लोग लेनिन के नेतृत्व में क्रांति कर वहां के राजा को बर्खास्त करते हैं, उन्हें मार डालते हैं। तो भारतीय प्रगतिशील जो कवि था वह मार्क्स के सिद्धांत में बहुत ही विश्वास रखता है। मुक्तिबोध जो प्रगतिशील लेखकों में से एक है, उन्होंने अपनी कविता में इस प्रकार कहा है कि लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, उनको उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम। तो मुक्तिबोध कहते हैं कि लाल क्रांति की
लड़ने वाली मजदूर सेना आम। तो सेना कैसी थी रशिया क्रांति में? वह आम थी, मजदूर सेना थी। उनको उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम कहकर मुक्ति बोध उन सैनिकों को, मजदूर सेना को दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं। तो इनकी और दूसरी अगर हम विशेषताओं को देखें तो बहुत सारी ऐसी विशेषताओं को देखते हैं जिनमें मार्क्सवादी सिद्धांत को ही वे अपनाते हैं। समाजवादी यथार्थवाद इन कवियों की और एक विशेषता है, या प्रगतिवाद की और एक विशेषता है समाजवादी यथार्थवाद। प्रगतिवादी कवि यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं, आदर्शवाद में नहीं। आदर्शवाद उनके लिए खोखला है, खोटा है। इससे केवल क्या है, भाषण दे सकते हैं, लेकिन मजदूरों का या किसानों का पेट नहीं भर पाते हैं। बातों से कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए कवि कहता है कि समाजवादी व्यवस्था में वह विश्वास रखता है। इनका यथार्थवाद समाजवादी साम्यताओं पर आधारित है, जिसके अनुसार मानव को निर्धारित करने वाली सबसे ताकतवर शक्ति अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली है। मार्क्स ने कहा भी है कि सारी चिंतन, सारी संस्कृति पेट भरने के बाद ही अस्तित्व में आती है। यही भाव इन कवियों का भी है। ये कवि चाहते हैं कि भाषण देने से या भाषण सुनने से या आदर्शवाद की जो खोखलापन हम देखते हैं, जो खोटापन हम देखते हैं, ये पेट नहीं भरता इन बातों से। इसीलिए भूखे लोगों को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, अन्न चाहिए। तो यहाँ पर मार्क्स का कहना था कि सारी चिंतन, सारी संस्कृति पेट भरने के बाद ही अस्तित्व में आती है। अगर कोई भूखा व्यक्ति होता है तो उसे हम आदर्शवाद के बारे में समझाना चाहते हैं तो क्या वो समझ पाता है भूखे पेट से? तो इन कवियों का भी यही कहना था कि भूखे लोगों को पहले खाना खाना चाहिए, फिर बाद में क्या है, संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में सोचना चाहिए। तो नागार्जुन, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता हम देखते हैं अकाल और उसके बाद। तो उसमें से चंद लाइनों को मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। दाने आए घर के अंदर कहीं दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कहीं दिनों के बाद। नागार्जुन कहते हैं कि जो मजदूर लोग होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, इनके घर बहुत दिनों के बाद अगर दाने आते हैं तो उस घर की जो समस्या थी वो क्या है, दूर हो जाती है। उसके बाद उन लोगों के घर में, उन लोगों के आंखों में चमक उठने लगती है। तो दाने आए घर के अंदर कहीं दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की। देखिए यहाँ पर घर के हर सदस्य को, या यूं कहो कि उस घर में जितने भी लोग थे या पशु पक्षी थे, उन सारे ही लोगों के क्या है, आंखें चमकने लगती है। चमक उठी घर भर की आंखें कहीं दिनों के बाद। तो दाने आने के बाद जो भी वहां पर दिखाई देता है दृश्य, वह नागार्जुन अपने अकाल और उसके बाद कविता में प्रस्तुत करते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था से घृणा। पूंजीवादी व्यवस्था से घृणा करना इन कवियों की मूल धारणा है। देखिए, प्रगतिवादी साहित्य के आक्रोश का केंद्र पूंजीवादी व्यवस्था एवं पूंजीपति वर्ग है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा स्थापित उद्योगों में उत्पादन का कार्य मजदूर करते हैं। मार्क्स का कहना था कि उत्पादन का कार्य पूरा क्या है, मजदूर करते हैं, किंतु उससे पैदा होने वाले धन को पूंजीपति हड़प कर जाते हैं। उत्पादन कार्य मजदूर करते हैं अपने मेहनत लगन से, लेकिन उसका पूरा फायदा जो होता है वो पूंजीपति हड़प कर जाते हैं। इस अधिशेष मूल्य को हस्तगत करके वे मजदूर को शोषण करते हैं। तो पूंजीपति 99% यानी 99% अपने जेबों में क्या है, धन क्या है इकट्ठा करते हैं या अपने घर में इकट्ठा करते हैं, लेकिन अधिशेष यानी छोटा सा जो मूल्य है वह हस्तगत करके यानी मजदूरों के हाथों में देकर क्या है, उनका शोषण करते हैं। मार्क्स कहते हैं
तो मार्क्स की जो भी चिंतन है वे सारे कवि, प्रगतिशील जो कवि थे, वे अपनी कविताओं में या कविताओं के माध्यम से लोगों तक लाने का एक छोटा सा कोशिश क्या है हम देखते हैं इनके द्वारा। इसलिए प्रगतिवादी कवि पूंजीवाद के प्रति विरोध का भाव रखते हैं। हम एक उदाहरण देख सकते हैं मुक्तिबोध की। तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ। पूंजीपतियों को आक्रोश भरी आवाज में अपनी कविताओं में कहते हैं कि तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। तो यहाँ पर मुक्तिबोध उन पूंजीपतियों को ललकारते हैं, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। तो पूंजीपतियों का ध्वंस करने से ही समाज में आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया जा सकता है, नहीं तो इन पूंजीपतियों द्वारा किसानों का, मजदूरों का शोषण क्या है हम लगातार देखते हैं। तो इसीलिए मुक्तिबोध कहते हैं कि तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। तो बहुत ही मार्मिक ढंग से पूंजीपतियों पर प्रहार करते हुए दिखाई देते हैं। तो प्रगतिवादी कविता की या उस युग की और एक विशेषता यह हम देखते हैं कि शोषितों के प्रति सहानुभूति और आस्था। प्रगतिवादी कविता में शोषण व अन्याय की चक्की में पीसते हुए मजदूर एवं किसान वर्गों के प्रति करुणा का भाव है। इन कवि जो प्रगतिवादी कवि थे, प्रगतिशील लेखक थे, वे अपने कविता में शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं, करुणा का भाव रखते हैं। कवियों को गहरा विश्वास है कि मजदूर व किसान वर्ग के वंचित लोग ही अंततः समाज की नियति बदलने की शक्ति रखते हैं। प्रगतिशील लेखक यह कहते हैं कि मजदूर व किसान वर्ग के वंचित लोग ही अंततः समाज की नियति बदलने की शक्ति रखते हैं। समाज में फैला हुआ भ्रष्टाचार जो है उसे बदलने की अगर किसी के पास शक्ति है तो वह दो व्यक्तियों के पास है, देखिए, मजदूर व किसान। तो केदारनाथ अग्रवाल जो प्रगतिशील लेखकों में बहुत ही अग्रिम पंक्ति में दिखाई देते हैं, इनके एक कविता की एक उदाहरण हम देखेंगे। मैंने उसको जब जब देखा, यानी मजदूरों को या किसानों को लेकर एक कविता लिखते हैं। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा देखा उसे, किसे, किसान या मजदूर को, लोहा जैसे तपते देखा। मजदूर लोग जो होते हैं ना, दिन भर मेहनत करते हैं। लोहा जिस प्रकार आग में डालने पर तपता रहता है, उसी प्रकार मजदूर दिन भर मेहनत करता रहता है, तपते रहते हैं, देखिए, सूर्य के प्रकाश में। गलते देख ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। तो केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देख ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। विवश होकर मजदूर या किसान विद्रोह कर बैठते हैं। तो हम देखते हैं बहुत जगह, बड़े बड़े महाशहरों में आज भी मजदूर लोग क्या है, मिल मालिक या कारखाने के जो बड़े बड़े मालिक लोग होते हैं, पूंजीपति जो लोग होते हैं, इनके खिलाफ अक्सर क्या है, स्ट्राइक हम देखते हैं। तो उसी प्रकार प्रगतिशील कविता या उस युग की विशेषताओं में सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन भी एक है, देखिए। पांचवी जो विशेषताएं हम देख रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन। प्रगतिवादी कवि सामाजिक संरचना क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है। यह परिवर्तन हृदय परिवर्तन जैसी कल्पनाओं से नहीं, वरन वर्ग संघर्ष के माध्यम से होगा। तो कवि कहता है कि हृदय परिवर्तन या भीख मांगते हुए समाज में परिवर्तन नहीं लाना चाहता है। वह परिवर्तन लाता है संघर्ष के माध्यम से या क्रांति के माध्यम से। समाज में फैली हुई सारी गंदगी को हटाना चाहता है। इसीलिए वह कहना चाहता है कि कल्पनाओं से नहीं, वरन वर्ग संघर्ष के माध्यम से होगा। क्रांतिकारी
से क्या है व्यवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं, सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन हो सकता है। कब हो सकता है? संघर्ष के माध्यम से। तो दिनकर जी लिखते हैं, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुग उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो यहाँ पर दिनकर कहते हैं कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। उन पूंजीपतियों को जो समाज समाज में बड़े बड़े पद पर बहुत दिनों से क्या है जमे हुए लोगों को या पद ग्रहण कर जनता की शोषण कर रहे उन नेताओं को दिनकर अपनी कविता के माध्यम से संदेश देते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता क्या है बहुत ही आक्रोश भावना से क्रांति करना चाहती है, इसीलिए उन लोगों को चेतावनी देते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो छठी जो विशेषता है राष्ट्रीय चेतना। प्रगतिवादी कवि भी राष्ट्रीयता की चेतना से युक्त है, पर उनके लिए राष्ट्रीयता का अर्थ छायावादी कवियों से भिन्न है। छायावादी जो कवि थे इनकी राष्ट्रीयता और प्रगतिशील लेखकों की राष्ट्रीयता दोनों ही क्या है भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। ये कवि राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं है, वह उस राष्ट्रवाद के समर्थक है राष्ट्र के गौरव में अतीत या महान दर्शन के प्रति भावुक होना पसंद है। राष्ट्र का महत्व राष्ट्र के वंचित नागरिकों पर तय करते हैं। देखिए राष्ट्र का जो महत्व है इनके लिए राष्ट्रीयता यही है कि वंचित नागरिकों पर तय करते हैं। जहां न भरता पेट देश वहां कैसा भी हो महानरक है। नागार्जुन कहते हैं अपनी कविता में कि जहां न भरता पेट, जहां पर पेट नहीं भरता, जहां पर अन्न नहीं मिलता, आहार नहीं मिलता, देश वह कैसा भी हो महानरक है। तो जिस देश में अन्न नहीं मिलता है, देश में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है, ऐसे देश को लेकर क्या करे, देश कैसा भी हो। इसीलिए नागार्जुन बहुत ही आक्रोशित भरी अपनी कविता में लिखते हैं, कागज की आजादी मिलती ले लो दो दो आने में। नागार्जुन आगे बढ़कर कहते हैं कि कागज की आजादी मिलती ले लो दो दो आने में। आजादी किसे चाहिए? हाँ, पहले क्या है पेट भरना चाहिए, आहार मिलना चाहिए, तभी क्या है आजादी, राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, इसके बारे में विचार कर सकता है मनुष्य। भूखा पेट क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए पहले उन लोगों को मूलभूत सुविधाओं को देना चाहिए, तभी वह राष्ट्रीयता के बारे में सोच सकता है। तो इसके साथ ही वह राजनीतिक चेतना, प्रगतिवादी कविता या प्रगतिशील लेखकों की एक और विशेषता हम देख सकते हैं, राजनीतिक चेतना। प्रगतिवादी कवि कहीं अन्य कवियों की तरह राजनीति से दूर नहीं भागते, बल्कि राजनीति को यथार्थ की पहचान का प्रतीक और यथार्थ बदलने की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखते हैं। ये उदारवादी लोकतंत्र किस प्रकार शोषक वर्ग के हितों की ही सुरक्षा व अभिवृद्धि करता है। देखिए यहाँ पर उदारवादी लोकतंत्र किस प्रकार शोषक वर्ग के हितों को आज भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उन लोगों को ही सरकारी सुविधा क्या है बहुत सारी मिलती है। देखिए उन्हें सब्सिडी मिलती है, सब कुछ क्या है सरकार या नेता लोग मदद करते हैं उन्हें, लेकिन जो शोषित वर्ग है उनकी कहीं भी क्या है मदद नहीं किया जाता है सरकार के द्वारा, या उनके अभिवृद्धि में सरकार क्या है भाग नहीं लेती है या नेतागण भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ कहते हैं नागार्जुन कि उदारवादी लोकतंत्र किस प्रकार शोषक वर्ग के हितों की ही सुरक्षा व अभिवृद्धि करता है। आज भी हम देख सकते हैं हमारे राष्ट्र में और हमारे पड़ोसी राष्ट्रों में भी ये सारी ही समस्या हम देख सकते हैं। नागार्जुन कहते हैं अपने व्यंग्य बाण से
खादी ने मलमल से सांठ गांठ कर डाली है। जो नेता लोग हैं अमीर लोगों के साथ मिलजुल कर देश की जनता को किस प्रकार गुमराह कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को या देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसे किस प्रकार लूटमारी कर रहे हैं। बिरला, टाटा, डालमिया की तीसों दिन दिवाली है। कहते हैं नागार्जुन कि बिरला बहुत अमीर है, टाटा ये भी बहुत अमीर है, डालमिया अमीर लोगों की क्या है, तीसों दिन दिवाली है। महीने में जो 30 दिन होते हैं ना, पूरे 30 दिन वे लोग हाथों से क्या है पैसों को ले रहे हैं। देखिए, तो इन लोगों की मदद नेतागण कर रहे हैं। तो नागार्जुन, खादी ने मलमल से सांठ गांठ कर डाली है। जो नेता लोग हैं, जो देश को चलाने वाले जो लोग हैं, वे लोग अमीर लोगों के साथ मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को डगमगाने की एक कोशिश क्या है उनके द्वारा हो रही है। देखिए, ग्राम्य प्रकृति प्रगतिवाद वाद की एक और विशेषता, ग्राम्य प्रकृति। प्रगतिवादी कवि प्रकृति के सैलानी की नहीं, किसान की आंखों से देखते हैं। प्रकृति के सैलानी की नहीं, यहाँ पर देखिए किसान की आंखों से देखते हैं प्रकृति को, क्योंकि ये कवि न के प्रतिनिधि है, अभिजात वर्ग के नहीं। इनके यहाँ गुलाब के सौंदर्य का स्थान बने के सौंदर्य ने लिया है। बने यानी जो व्यापारी होता है, क्योंकि वह जन सामान्य के जीवन से जुड़ा है। एक बीते के बराबर यह हरा टिगना बना, बांधे मुरेटा शीश पर, छोटे गुलाब फूल का सजकर खड़ा हो। तो एक बीते के बराबर यह हरा टिगना बना, बांधे मुरेटा शीश पर, छोटे गुलाब फूल का सजकर खड़ा हो। तो इस प्रकार व्यंग्य पूर्ण कविता को क्या है हम देखते हैं। तो प्रगतिवाद की और एक विशेषता यह रही है कि प्रगतिवादियों का प्रकृति चित्रण, इनका प्रकृति चित्रण जो है छायावादी युगीन कवि की प्रकृति चित्रण से हटकर है। प्रकृति चित्रण वर्ग संघर्ष की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। वर्ग संघर्ष यानी अमीर और गरीब के बीच में जो भी फासला है, उनके बीच का जो संघर्ष है उसी को अभिव्यक्ति करते हैं। छायावाद युग में जो प्रकृति की गोद में आश्रय देती थी, वह प्रगतिवाद में आकर क्रांति का संकेत देने लगी है। तेज धारा का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है घूंसे कसकर। देखिए, तेज धारा का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर, तेज धारा का जो पानी होता है चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है घूंसे कसकर, तोड़ रहा है तट चट्टानी। चट्टान जो अमीरों का प्रतीक है, कर्मठ पानी जो शोषितों का प्रतीक है। शोषित कब तक सहन कर सकता है, एक हद तक सहन कर सकता है, जब वह व्याप्ति को तोड़ कर क्या है चट्टानों यानी अमीर लोगों तक पहुंचकर उन्हें भी क्या है घूंसे मार सकता है। प्रेम वर्णन प्रगतिवादी काव्य की एक विशेषता प्रेम वर्णन भी है। देखिए, प्रेम साहित्य के प्रत्येक युग का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। प्रगतिवादी भी इससे अछूत नहीं है। यही प्रेम सहचार्य एवं सहजीवन से उत्पन्न होता है। प्रेम के लिए इन कवियों को प्रकृति के गोद में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। प्रगतिशील लेखक प्रेम के लिए क्या है, प्रकृति के गोद में जाकर बैठकर वहां पर प्रेम की बातों को या भाईचारा निभाने की कोई आवश्यकता नहीं समझते हैं। वहां तो प्रेम हर जगह मिल सकता है, वहां तो श्रम करते समय भी महसूस किया जा सकता है। प्रेम साधारण जीवन का अंग है, यह किसी विशेष परिस्थिति का मांग नहीं करता है। मिलकर दो प्राणी दे रहे हैं खेत में पानी, बहुत ही सुंदर क्या है कविता हम देखते हैं। मिलकर दो प्राणी यानी दो मजदूर दे रहे हैं खेत में पानी,
तो प्रकृति में जाकर प्रेम वर्णन करना या सुनना वे क्या है, पसंद नहीं करते हैं। वे प्रकृति में रहकर उसकी गोद में बैठकर प्रेम को पाना नहीं चाहते थे। प्रेम क्या है, मिलजुल कर दो प्राणी जो खेत में पानी देते हैं, तभी भी क्या है, प्रेम हम देख सकते हैं उनके बीच। शिल्पगत विशेषताएं, अब तक हम प्रगतिवाद या प्रगतिशील लेखकों की कविता का जो भावगत विशेषताएं देख पाए हैं, तो अब हम शिल्पगत विशेषताओं के ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो प्रगतिवादी आंदोलन मूलतः कत्य का आंदोलन था, शिल्प का नहीं। उसके अनुसार शिल्प कत्य का उपोत्पादक होता है। प्रगतिवादी कविता सर्वहारा व श्रमिक की पक्षधर होने के नाते इस दायित्व से बोध से युक्त है कि कविता शिल्प की चमक धमक से लदी हुई नहीं, बल्कि आम आदमी के लिए बोधगम्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर शिल्प की चमक धमक से लदी हुई कविताओं को वे लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि आम इंसान के बारे में लिखना था। तो इन्हें कविताओं में उसी जन प्रभाव की तलाश है जो पोस्टर में दिखाई देती है। मुक्ति बोध ने कहा है कि चंद्र है, सविता है, पोस्टर ही कविता है। तो देखिए यहाँ पर सूरज, चांद, प्रकृति, इनके बारे में नहीं लिखना था, आम जनता के बारे में लिखना था। इसीलिए यहाँ पर कविताओं में चमक दमक अलंकार प्रधान कविताओं को हम नहीं देखते हैं। इन कवियों का मानना था कि आम इंसान के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में लिखना चाहता था। इसलिए यहाँ पर मुहावरे और अलंकारों को हम नहीं देखते हैं। शिल्पगत विशेषताओं में काव्य रूप, किस प्रकार काव्य रूप था। प्रगतिवादी काव्य प्रबंधात्मकता का अभाव है, क्योंकि यह कविता संघर्ष की कविता है। किसानों का संघर्ष, मजदूरों का संघर्ष, यहाँ पर प्रबंधात्मकता का अभाव हम देखते हैं। ऐसी कविता में प्रबंध की, अनुशासन की उपस्थिति संभव नहीं हो पाती है। देखिए, इसीलिए यह काव्य प्रबंधात्मकता को क्या है, नहीं लिया है। भाषा किस प्रकार थी। भाषा, प्रगतिवादी कवि सहज भाषा का प्रयोग करते हैं, जनसाधारण के जीवन की भाषा है। छायावाद ने जीवन की भाषा और काव्य भाषा में जो अंतराल पैदा कर दिया था, उसे प्रगतिवादी कवि ने समाप्त किया। यहाँ पर भाषा कैसी थी, इन कवियों की भाषा बहुत ही सरल और जनसाधारण की भाषा हम क्या है, देखते हैं। मुक्ति बोध जैसे एकाध कवि को छोड़ दे तो सभी प्रगतिवादी कवि जन भाषा का प्रयोग करते हैं अपने कविताओं में। तो मुक्ति बोध को छोड़ दे तो सारे ही कवि अपनी कविताओं में जन साधारण की भाषा का प्रयोग करते हैं, जनता को समझ में आने के लिए। क्योंकि जनता का शोषण या आम लोगों का शोषण जो हो रहा था, उसे आम लोगों तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए वे कवि भाषा का जो जब भी चुनाव आता है, तब वे जनसाधारण की भाषा को लेकर ही कविताओं की रचना हम क्या है, देखते हैं। बिंब कैसा था। तो हम शिल्पगत विशेषताओं में बिंब के बारे में देखते हैं। तो बिंब प्राय सामान्य जीवन से लिए गए हैं। छायावादी बिंबों से भिन्न ये बिंब लोक जीवन के साधारण अनुभव से संबंधित है। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोक जीवन के साधारण अनुभव से संबंधित है। जैसे गीतकार, जैसे गीत गाकर घर लौटते मजदूर, पसीने में भीगा किसान आदि। बिंब कैसे थे, गीत गाकर घर लौट रहे मजदूरों का बिंब, पसीने में
भीगा किसान आदि। पसीने में भीगा हुआ इंसान को ही क्या है, कविता में लेते हैं। धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मायके में आई बेटी की तरह मगन है, मायके में आई बेटी की तरह मगन है। तो इनका बिंब इस प्रकार था। प्रतीक, प्रगतिवादी कवि जो शिल्पगत विशेषताओं में प्रतीक, प्रगतिवादी कवि बात को साफ साफ कहने के पक्षधर है। इन्हें सामान्यतः प्रतीकों का मोह नहीं है, क्योंकि प्रतीक बात को छिपाते हैं। कहीं कहीं प्रतीकों के प्रयोग से इन्होंने वर्ग संघर्ष की चेतना को व्यक्त किया है। जैसे तेज धारा का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है घूंसे कसकर, तोड़ रहा है तट चट्टानी। ये पंक्तियां वर्ग संघर्ष को व्यक्त करती है। पानी वंचित वर्ग को व्यक्त करता है, जबकि चट्टान शोषक वर्ग की मजबूत स्थिति को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर चट्टान शोषक वर्ग जो चट्टानों की तरह होते हैं, लेकिन पानी भी क्या है, चट्टान को तोड़ सकता है। तो इनके जो प्रतीक थे, पानी यानी आम जनता मजदूर, चट्टान यानी शोषक वर्ग अमीर लोगों का प्रतीक था। व्यंग्य, प्रगतिवादी कवियों में व्यंग्य क्षमता की अत्यंत प्रभावशील उपस्थिति है। समाज के मूल हितों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध होने के कारण ये कवि स्वार्थी व व्यक्तिवादी तत्व को सहन नहीं कर पाते और तिलमिलाहट पैदा करने वाले व्यंग्यों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 10,000 10 लाख मरे। देखिए यहाँ पर कवि 10,000 10 लाख मरे, पर झंडा ऊंचा रहे हमारा, पर झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो दोस्तों प्रगतिवाद में हम पहले भावगत विशेषताओं को देखने के पश्चात शिल्पगत विशेषताओं को भी हम देख चुके हैं। तो इस प्रकार जो हिंदी साहित्य में 1936 से लेकर 1943 तक का जो समय था, उस समय को हम प्रगतिवादी आंदोलन या प्रगतिवाद युग से संबोधित किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्ते।